हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में अपन नीट 2000 नहीं 1998 का पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, उसकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है पहले ये CPMT नाम से होता था, उसके बाद में AIPMT नाम से होता था और आजकल ये नीट के नाम से होता है। मे बी आगे इन फ्यूचर कुछ और नाम इसका आ जाए, बट एग्ज़ाम यही था कि ऑल इंडिया लेवल पे जो जितनी भी 15% सीट्स होती हैं उन सीट्स को फिल करने के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे वो, और उसमें केमिस्ट्री में टोटल 50 MCQ आते थे। और आज की तरह ऐसा नहीं है कि 45 MCQ करने हैं और ऐसा नहीं था। ओके, उसके टाइम में ये था कि आपको 50 MCQ दिए जाते थे और पूरे के पूरे करने होते थे, लेकिन अपन 50 क्वेश्चन कुछ पूरे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन टॉपिक्स हैं जो आज या तो इस साल हटा दिए गए हैं या पहले 5-10 साल पहले हटा दिए गए थे। ओके, तो 1998 का पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे जन्म से भी पहले का पेपर। और ये पहला जो क्वेश्चन है वो 2017 में वापस रिपीट भी हुआ था। पहला ही क्वेश्चन माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछ रहा है। आपको पता है जब अपन GOC फर्स्ट पढ़े थे तो मैंने बताया था कि -I में सबसे पहले लेते हैं, जिनके ऊपर में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में फिर कंप्लीटली पॉजिटिव के बाद में अपन लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे। अब आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो वो आगे आ जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींच पाएगा। -I मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको ये क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये ट्रांस दिख रहा है ना। अगर एंगल 180 हो तो उसे बोलते हैं ट्रांस। और या फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सेम ग्रुप एक साइड हो तो सिस होता है और अपोजिट हो तो ट्रांस होता है। तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांस हो गया। बट यहाँ सिस ट्रांस नहीं बोला है, ई और जेड बोला गया है। मैंने ऑप्शन नहीं देखे, तो अब आपको ई जेड करने के लिए क्या करते हैं? अभी अपन ने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन चेक किया था कि एक ही कार्बन से जुड़े हुए दो कंपाउंड्स पे दो जो ग्रुप जुड़े होते हैं उनको प्रायोरिटी टिक करते हैं। इनमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा किसका होगा? कार्बन का होगा या आयोडीन का होगा? आयोडीन का होगा, तो आयोडीन के साथ में टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस कार्बन से जुड़े दो ग्रुप पे करेंगे। कार्बन ने इस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? इसकी। अब ये दोनों हो गए अपोजिट। अगर सेम साइड होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं जेड। ठीक है, बट यहाँ क्या है? अपोजिट साइड है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ई। आसान था क्वेश्चन। ई और जेड नोमेनकल्चर पहले आता था, अब आउट ऑफ सिलेबस है, मे भी पूछ सकते हैं, बट इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब पॉलीमर्स वगैरह चैप्टर हट चुके हैं, तो मे बी ई जेड तक चला जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? ये तो बहुत पहले से शुरू आ रहा है। जब मैंने आपको GOC2 पढ़ाई थी तो मैंने बोला था किसी के पास में अगर CH3CO ये वाली अगर यूनिट है, ठीक है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट यहाँ पे जेड है ना, एक ग्रुप होता है, उसके पास लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन सबके ऑप्शन चेक करेंगे, अपन 1 2 3 4 करके सबके चेक करते हैं। चलो करते हैं। पहला है, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, इथेनल। इथेनल का मतलब क्या होगा? दो कार्बन होंगे, CH3CO और ये H। एल के नल होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब इसमें देखो कि जो CH3 COO यूनिट है, उसके बाद में जो जेड ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन है और उसके पास लॉन पेयर नहीं है। अगर लॉन पेयर होते तो वो नहीं दिखाता। तो ये वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल कंफर्म देगा। ओके, ये आंसर नहीं हो सकता अपना। 2 पेंटेनॉन मैथ, ये 2 पे ऑन मतलब कीटोन और 5 कार्बन है, हो गया। इसके पास में भी ये वाली यूनिट है, बिल्कुल है यूनिट। और आगे जो जेड ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए इथेनॉल देखते हैं क्या होता है। CH3CHOH, CH2OH। अगर दो हाइड्रोजन है, इनको अगर अपन ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन मान लो, सिंगल बॉन्ड, तो अपने पास फिर से वही यूनिट हो गई, CH3CO यूनिट हो गई। और जो ग्रुप जेड लगा है उसके पास लॉन पेयर नहीं है, तो वही वाला देगा। तो ये तीनों दे रहे हैं, तो आंसर तो फर्स्ट ही होगा। चेक कर लो आप, ये पेंटेन 3 ऑन है।
अब इसके पास में CH3 यूनिट, CH3 डबल बॉन्ड O यूनिट है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये नहीं देगा, जो नहीं देगा वही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, आज भी आता है ये क्वेश्चन। तो अगला है साइक्लिक ईथर का। तो साइक्लिक ईथर अब अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको कोई मतलब नहीं है इसको करने का। ओके, और फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो होता क्या था कि यहाँ से R लो और यहाँ के ये दोनों ग्रुप लो, R CH2 और उसके बाद में इनके बीच में जो O था, O का लिंकेज हटाओ यहाँ से और इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो आंसर फर्स्ट चला जाएगा। बट ये आजकल अपने सिलेबस में नहीं है साइक्लिक ईथर। अगला कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा एरिन्स का फीचर नहीं है। एरिन का मतलब होता है वो रिंग्स, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या दिखाते थे, मोर स्टेबल होते हैं। एकदम परफेक्ट बात है बहुत, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, पर अपने को तो गलत स्टेटमेंट पहचानना है। रेजोनेंस दिखाते हैं भाई, मोर स्टेबिलिटी इसीलिए है क्योंकि वो रेजोनेंस दिखाते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एल्कीन और एल्काइन। आसान क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने 1998 से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसके पहले के पेपर अगर आप करोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी आ जाते हैं, फिर उनका कोई मतलब नहीं है। सिंपल है, बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे तो फिर उनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे टाइम वेस्ट भी नहीं करना अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोस्ट इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आता है। ESR का एक फिक्स ऑर्डर होता है जो मैंने आपको लिखा भी रखा है, GeoC2 पढ़ाया था तब। और ESR का वैसे आपको बता दिया है कि +M वाला सबसे आगे आता है, +H वाला फिर पीछे, फिर न्यूट्रल वाला, फिर -I वाला, सॉरी फिर यहाँ पे आएगा +I वाला, ठीक है। पहले प्लस वाले सबसे आगे, फिर न्यूट्रल वाला, फिर -I वाला, फिर -M वाला। ओके, तो ये ऑर्डर होता है। अब लॉन पेयर वालों का लगता है +M, तो ये इसका लगेगा +M, तो ये आएगा सबसे आगे। और अपने को बोला भी यही है कि मोस्ट इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ESR सबसे आसानी से कौन दे देगा, जिसका +M लगेगा। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, डज नॉट गिव क्लेंसन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन अब अपने सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज वाला। परसेंटेज से अपने को एम्पेरिकल फार्मूला निकालना मोल कंसेप्ट में आज भी है, तो इसको निकाल के देखते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनके परसेंटेज दे रखे हैं और एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, एलन का मॉड्यूल उठा के देखोगे, ऐसे कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, उनके मोल निकाल लो। ओके, मोल निकाल करके फिर उनके मोल का जो रेशियो होगा वही उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होगा। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े मतलब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्बन के मोल और फिर हाइड्रोजन के मोल और नाइट्रोजन के मोल, इनका रेशियो निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया है, 40%, यानी 40 ग्राम मान लेते हैं। मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 13.33/1, और ये कितना हो जाएगा, 46.67/14। 12 से डिवाइड कर दो 40 को, 12 से डिवाइड कर दो 40 को, कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 को डिवाइड करोगे तो 13.3 ही आएगा। 46 को 14 से डिवाइड कर दो, 46 पॉइंट जो आपका 67 है उसको आप डिवाइड कर दो कितने से, 14 से, तो ये कितना आएगा, 3.33। अब इसको सबको कॉमन लेके कट करो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये जगह 4 या 12, और ये फिर से हो जाएगा 3 एकम 3। सिंपल रेशियो ले लिया, इसको 3 मान लिया, उसको 12 मान लिया, उसको 3 मान लिया, तो 1:1 का रेशियो आ गया। मतलब कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 4 होंगे और नाइट्रोजन 1 होगा। ये आ गया इसका आंसर। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लूकोज प्लस फिनाइल हाइड्रोजीन मिलकर के ओसाजोन बनाते हैं। ओके, तो कितने मॉलिक्यूल्स इसके काम में आते हैं, तो याद रखना 3 मॉलिक्यूल काम आते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के। कितने, 3। ये आउट ऑफ NCERT है, नहीं दिया है, बट जब आप बायोमोलिक्यूल्स का मॉड्यूल देखोगे एलन का, तो उसमें दिखा रखा है, तो आप भी याद रख दो फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं।
डीएनए में कौन सा नहीं मिलता है, बट नहीं, डीएनए में मिलता है बट आरएनए में नहीं मिलता है, तो थाइमीन होता है जो सिर्फ डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता है। आसान क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का। अगला क्वेश्चन है 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन मतलब कि CH3 CH2 Br CH2 CH3, ये 2-ब्रोमोपेंटेन है। इसका रिएक्शन करवाना है KOH के साथ में, और KOH कैसा है, एल्कोहलिक है। याद रखना एक्वस है या एल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब इसमें बनता क्या है, जब एल्कोहलिक होता है तब बनता है एल्कीन। क्या बनता है प्रोडक्ट, एल्कीन। तो यहाँ से Br हटेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और इनके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हटेगा, ये बनेगा। और ये स्टेबल बनाएंगे इनमें से, तो सिस और ट्रांस में से अगर अपने को एक सेलेक्ट करना होगा तो अपन ट्रांस वाला सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, आसान था। अगला क्वेश्चन है, बोलता है नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR अल्कोहल के साथ में कौन नहीं देता है। तो आपने रिएक्शंस पढ़े भी होंगे, अल्कोहल की इसके साथ में भी रिएक्शन पढ़ी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में भी रिएक्शन पढ़ाई थी, लेकिन ईथर और अल्कोहल की आपने आज तक कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी है। क्यों, क्योंकि ईथर और अल्कोहल आपस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। अब देखो, एनिलीन की जब अपन रिएक्शन पढ़े थे, याद करो ESR, तो अपन ने क्या बोला था कि ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते थे। याद करो, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता था, एनिलीन होता था, और 2,4,6 वाला यहाँ पे ब्रोमीन लग जाते थे। याद करो, NCERT में दिया हुआ है ये है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला तो बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। उसके बाद में क्या कर रहा है, उसके बाद में Na, Na2 और HCl के साथ में रिएक्शन करवानी इसी की। पहले तो जो एनिलीन थी सिंपल, उसका आपने रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर के साथ में। अब आप क्या कर रहे हो, इसका Na, Na2 और HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये डायोजेनियम क्लोराइड बन जाए, डायोजेनियम बन जाएगा। ओके, तो आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन। हालांकि अब डायोजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन भी इस बार नीट सिलेबस से हटा दिया है, तो आपके काम का तो बस यही था, पहली वाली रिएक्शन ही थी। डायोजेनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करना सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है, ये क्वेश्चन अभी 2022 या 21 में रिपीट हुआ था। बोल रहा 2 मोल कौन देगा, तो जिसके भी बाहर 2 क्लोरीन है वो 2 मोल प्रेसिपिटेट देगा, जिसके बाहर 1 मोल क्लोरीन है वो 1 देगा, जिसके ऊपर बाहर नहीं है वो नहीं देगा। तो बस सीधा सा क्लोरीन देखने हैं और बता देना है कि कौन 2 मोल प्रेसिपिटेट देगा। आसान था। पैरामैग्नेटिक कौन सा नहीं है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए आप चेक करते हो, पता है ना, कॉपर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हो, कॉपर 2 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, कॉपर का होता है 3d10 4s1, और अब कॉपर +2 का करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन है, आप भले कोई सा भी कैसे भी कर दो, 9 में कभी आप पेयर नहीं बना सकते, एक तो अनपेड रहेगा ही रहेगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, तो ये तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। Fe+2 का देखोगे, इसका होता है 3d6 4s2, ठीक है। अब Fe+2 बोला है तो क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। अब आप इसको फिल करने जाओगे तो फिल कैसे करते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर इधर से पेयरिंग करोगे, तो ये 4 अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। क्लोरीन माइनस की देखोगे, अब नेगेटिव वाले जब भी आते हैं ना, तो इनके क्या करने होते हैं, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। ओके, तो आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे, तो यही वाला आंसर जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल मॉड्यूल में होते नहीं हैं। बोलता है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे,
तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको वो जो MOT वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो वाला आपको लिखना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन का कैसे लिखते हैं, और नाइट्रोजन देखो दो तरीके होते हैं वहाँ, एक तो नाइट्रोजन से पहले और एक नाइट्रोजन के बाद में। तो अपन ये आता है नाइट्रोजन के बाद में। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 2 इसमें आ गए एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं। सिग्मा 1s², 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद फिल करेंगे सिग्मा, एनर्जी के ऑर्डर में पढ़ते हैं, सिग्मा स्टार 1s², 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिग्मा 2s², फिर सिग्मा स्टार 2s², कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। उसके बाद में आता है इसमें सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz इसमें पहले आता है, ध्यान रखना इस बात का। फिर आएगा आपके पास में पाई 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है। ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 हुए अभी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगला आएगा, मैं इसको अगले वाले को नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑर्बिटल आएगा पाई स्टार 2px, 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर पाई स्टार 2py, 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में आएगा आपके पास में सिग्मा स्टार 2pz। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो यहाँ तक आएगा। अब अपन से पूछ रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर लो। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है स्टार वाले ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये 4, 2 ये 6, 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर पूछ रहा है। तो पेयर कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन के, 4 पेयर। अच्छा क्वेश्चन था ये, आज भी मॉड्यूल्स में मिलता है और आने लायक है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। एक बार अगर आपने मेरे से पढ़ करके नोट्स बनाए तो एक बार नोट्स देख लीजिए, नहीं पर देखे हैं तो एक बार NCERT ओपन करके देख लीजिए। नाइट्रोजन के पहले वालों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका अलग होता है, और नाइट्रोजन के बाद वालों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका अलग होता है। ये आपका जो 375 क्वेश्चन है ना, वो पहले सिलेबस में था, उसके बाद सिलेबस से हट गया है। इस बार फिर से दोबारा इसको सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। क्या है ये, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला है। क्या बोल रहा है, व्हेन A प्लस वाटर, A कोई ग्रुप है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो C प्लस B बनता है। B इज रिएक्टेड विद D, गैस C अगेन ऑब्टेंड, D गिव्स C विद H2SO4, येलो कलर बुनसन फ्लेम। नहीं, ये S ब्लॉक का जो बुनसन फ्लेम वाला जो होता है ना, वो कलर्स जो दिखाते हैं, तो वो सब आपका क्या हो जाएंगे, ये कंपाउंड आपका S ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसको अपन नहीं करेंगे। S ब्लॉक के जो फ्लेम टेस्ट था वो था, इसको नहीं करने हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है द कंसंट्रेशन ऑफ ZnCl2 सॉल्यूशन विल चेंज व्हेन प्लेस्ड कंटेनर विथ मेड ऑफ। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। ठीक है, तो ZnCl2 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इससे ऊपर आएगा ना Zn से, वो इसको इससे हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। समझ में आई बात, ये इसका कंसेप्ट है। तो इससे जो ऊपर आएगा तो आपको वो याद आनी चाहिए, वो उसका ऑर्डर जो होता है ना, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्या होता है वो। ऐसे ले के बल्ला, काना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे। फिर वापस बोलते हैं, कार में फेंको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, टिन SN मतलब टिन में पीनी है हाइड्रोजन। ये सीरीज होती है। अब यहाँ पे बोला है जिंक, तो जिंक ये रहा, इसके ऊपर जो भी आएगा ना वो उसको रिप्लेस कर देगा उसके जिंक के सॉल्यूशन में से। तो इसके ऊपर कौन आ रहा है, जो इस ऑप्शन में है
एल्युमिनियम है ना एल्युमिनियम, ये रहा देखिए। तो इसके ऊपर जो आएगा वो इसके सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देगा। ये इसका कंसेप्ट होता है कि कौन किसके सॉल्ट में से रिमूव करेगा। तो अगर किसी का सॉल्ट दे रखा है तो उसके ऊपर जो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो उसको रिमूव कर देता है। ओके, अगला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया है, आपको पता है ये कंसंट्रेशन सेल होता है। तो इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है log ऑफ C2/C1 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बेकार सा क्वेश्चन एकदम। अगला क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन दे रखी थी, दूसरी रिएक्शन ये दे रखी थी, इस रिएक्शन का K लिखना है आपको। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में C और D किस साइड था, राइट साइड था, और इसमें कैसा आ गया, लेफ्ट साइड। जब भी है ना रिएक्शन को उल्टा करे तो क्या करते हैं अपन लोग, K को उल्टा कर देते हैं, मतलब 1/K1 हो जाएगा। इस रिएक्शन में EF लेफ्ट साइड था, इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड ही है, तो लेफ्ट साइड ही है तो ऊपर ही रहेगा ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, K2/K1। समझ में आई बात। अगर रिएक्शन को उल्टा करता है तो K उसका उल्टा हो जाता है। रिएक्शन ऐसे कैसे है तो K उसका ऐसे ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बोलता है डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट डिक्रीजेज एडिंग इन Br2 वेपर्स। तो ये अब आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बातें करें ना तो ये भी अब आप सॉलिड स्टेट हट चुका है। अगला बोलता है फर्टिलाइजर विच मेक्स सॉइल एसिडिक। तो अगर आप पी ब्लॉक से इस क्वेश्चन को करना चाहो तो इसको कर सकते हो, बट ये इन्वायरमेंटल इश्यू में आता था पहले, अब काम का नहीं है। अगला, अब आप बोलोगे भैया आप तो कुछ करवा ही नहीं रहे हो, सारे कट ही कर रहे हो, तो सिलेबस में आ ही नहीं रहे ना, मैं तो पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। और मैंने एटलीस्ट वहाँ से शुरू किया है जहाँ से एटलीस्ट अपने को करना चाहिए, जितने पेपर अपने को करने चाहिए। बोलता है कायरल सेंटर इज अब्सेंट। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। कायरल सेंटर का मतलब होता है कि भाई ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो। जैसे आप सबकी एक एक बार चेक करते हैं, पहले वाले की चेक करते हैं, इस कार्बन में चेक करोगे तो इसके ऊपर एक तो डी यानी अलग लगा है, लेकिन इस पर 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप लगे। सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, तो इस पर तो सेम ग्रुप हैं, तो ये तो हो गया कट। इसके ऊपर भी सेम ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, इसके ऊपर भी सेम ग्रुप है, तो ये नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक है, आप बोलोगे इसमें भी तो सेम ग्रुप है, तो ये कार्बन नहीं है। बट इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आप देखोगे ना तो ग्रुप सेम नहीं है, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है, पीछे की साइड मिथाइल है और राइट साइड में CH2Cl है। ये वाला फिर हो गया। बट इसमें एक ऐसा कार्बन तो है, इसमें ये वाला कार्बन सही है, इसमें यह वाला कार्बन सही है। आप बोलोगे यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, नहीं बाबा, ये हाइड्रोजन है और ये OH है, तो ये तीनों कायरल है। कायरल का मतलब होता है चारों वैलेंसी अलग अलग होना, और इसमें नहीं है तो ये आंसर जाएगा। इसके आइसोमर कितने बनेंगे, तो मैंने आपको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया था तो मैंने बोला था कि इनके आइसोमर होते हैं या तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर या कोऑर्डिनेशन नंबर अपॉन 2। अगर मेटल अलग अलग होती हैं, यहाँ मेटल अलग अलग है तो आंसर जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो आंसर क्या जाएगा 4। अगर मेटल दोनों साइड पीटी होती तो अपना आंसर जाता 2। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन आइसोमर के नंबर काउंट करने का। अल्फा बीटा डी के पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में था, उसके बाद में फिजिक्स में भी था अपने, लेकिन पहले केमिस्ट्री में से हटाया था और इस बार फिजिक्स में से भी हटा दिया है इसको। ओके, अगला है 2 सॉल्यूशन दे रखे अपने को और बोलता आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है मतलब कि C1 बराबर C2। ठीक है, वैसे आइसोटोनिक का मतलब होता है उनका जो प्रेशर होता है पाई बराबर होता है, पाई बराबर पाई2, और पाई बराबर क्या होता है ICRT। अब टेम्परेचर तो कुछ दिया नहीं है तो RT गया गायब, और इस I के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आइसोटोनिक मतलब C1 बराबर C2। ओके, अब C1 बराबर C2 है मतलब कंसंट्रेशन। मोलरिटी क्या होता है, वेट, मोलरिटी क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, यही होता है। अब वॉल्यूम भी कुछ नहीं बोला है तो वॉल्यूम को भी हटा दो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे N1 बराबर N2, यही होगा। वॉल्यूम परसेंटेज में दे रखा है तो वॉल्यूम अपन उसको 100 ml मान लेंगे, मोल बराबर करने पड़ेंगे। फिर
मोल अगर बराबर करें तो पहले एक सॉल्यूशन दिया है, उसका 1 ग्राम है, कितना है 1 ग्राम। अब उसके मोल, उसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, हम मान लेते हैं वो किसके बराबर में है, शुगर के, सुक्रोज के, है ना। तो अब आपको इसमें सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वेट कितना दिया है 5%, और ये कितना हो जाएगा 342। तो m बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 342/5। कर लो डिवाइड इसको, 342/5 पहले कितने बार भाग दोगे आप, इसको तो आप आसानी से कर ही लोगे, 68 आएगा, ये तो आसान सी बात है ना, 6×5 = 30 बन रहा है सीधा। ओके, आईपी का ऑर्डर पूछा है बेरिलियम और बोरॉन का। तो आईपी का ऑर्डर मैंने आपको रटाया था जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, दोबारा रटा देता हूँ मैं आपको, कैसे याद रहता। आईपी का ऑर्डर, आईपी वैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। बट 2 एक्सेप्शन आते हैं, एक तो आता है बेरिलियम और बोरॉन में, और एक आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। होना तो ये चाहिए था कि बेरिलियम पीछे और बोरॉन आगे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ये आता है कि बोरॉन का कम होता है, बेरिलियम का ज़्यादा होता है। दूसरा, ऑक्सीजन का कम होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। सही बात है। तो अब यहाँ देखोगे तो बेरिलियम का क्या होगा, ज़्यादा होनी चाहिए, बेरिलियम वाली वैल्यू ज़्यादा और बोरॉन वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। ऐसे होते हैं ना, तो डाटा याद नहीं करने होते हैं, वैल्यू को कंपेयर करना होता है। तो दोनों पे पता लग गया कि भाई बेरिलियम की आईपी ज़्यादा है, तो वो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जो बेरिलियम को ज़्यादा बता रहा हो, बोरॉन को कम बता रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर विद द वाटर, ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत किए हैं। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर शो करता है, D0 और D10 वाले जो होते हैं वो कलर शो नहीं करते हैं। तो अगर बता दूं मैं आपको, वैसे आपको कलर याद भी रहना चाहिए, क्रोमियम का होता है बटरफ्लाई जैसा नीला कलर, ये याद रखना है, क्योंकि आप डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहाँ एक टेबल बना के दे रखी है, और आयंस के सामने कलर, तो उनको भी 1-2 बार मतलब रटने की कोशिश तो मत करना, बट पढ़ना, ठीक है। मैं तो ऐसे याद कर रहा था, ब्लू क्रो फंसा ग्रीन कप में, तो कॉपर +2 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ऐसी ट्रिक भी बताई थी जब मैंने आपको डी ब्लॉक पढ़ाया था। तो और इसमें अगर आप चेक भी करोगे, हालांकि यहाँ पे कलर याद नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो अगर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा D3 आएगा, मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसका देखोगे इसका D10 है, अनपेयर्ड नहीं है। इसका भी क्या है, सबके सब पेयर्ड है, P6 है पूरा, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको D10, D0, पी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, P6, P0 इस टाइप के आते हैं, तो वो कलर लेस होता है, और अनपेयर्ड वाले कलर फुल होते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर अब केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है टॉपिक, और फिजिक्स में भी दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले में तो सब में दे रखे हैं। इसमें अगर आप बोलते हो ना, तो एक कंसेप्ट आता है, आपको पता है, लीडिंग और लैगिंग वाला, आगे और पीछे वाला। अब ये मतलब एक दुनिया का एक दस्तूर टाइप का है। अपने से बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको अपन वैल्यू देते हैं, और अपने से छोटे लोग होते हैं ना, उनको अपन वैल्यू नहीं देते। ये गलत बात है, बट होता है, सही है। तो अपने से ये दोनों जीरो अपने से पीछे हैं। अपन का मतलब है अपन ये वाले हैं नंबर, ठीक है। तो अपने से जो पीछे होते हैं ना, अपन उनको वैल्यू नहीं देते। तो इनको वैल्यू नहीं दोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 3। ये ऑप्शन गया, ये गया, पेन भी गया, डिस्चार्ज। चलो, तो हो गया थोड़ा सा चार्ज, तो चलो, अरे ये नहीं, ये तो गलत है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इसमें देखोगे तो इसमें तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, और लीडिंग और लैगिंग वाला, आगे और पीछे वाले। लीडिंग लैगिंग को छोड़ो, आगे पीछे समझो। जो पीछे चलते हैं अपने, उनको अपन वैल्यू नहीं देते। जो अपने से छोटे होते हैं उनको वैल्यू नहीं देते। जो बड़े होते हैं अपने से, उनको बोलते हैं जी सर, जी सर। ओके, पिग आयरन, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन था, हटा दो इसको। शॉर्ट की डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट का है, हटा दो इसको। आप बोलोगे आज तो भैया आपके मजे ही आ गए, सारे क्वेश्चन हटाए जा रहे हो, 40 क्वेश्चन करवाने को बोलते हो रोज, आज तो फटाफट हटाए जा रहे हो। बोलता मैक्सिमम ऑक्सीडेशन किसकी होगी, तो वैसे आपको पता है एफ ब्लॉक में एनपी और पीयू की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेंगे, तो आपको एएम सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर वो लोग नहीं आए, अगर आपको बुलावे पे, ठीक है।
बढ़े आगे, इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है आपसे। तो इसका नाम है अमीन, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है ब्रोमीन, इसका नाम है नाइट्रो। अब इनको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो अमीन सबसे आगे आएगा। कितने अमीन है? 3 है, तो ट्राईअमीन, 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 ट्राईअमीन। ठीक है, ट्राईअमीन सब में। उसके बाद में ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो आया, ब्रोमो आया, ब्रोमो आया, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद क्लोरो आएगा, क्लोरो, क्लोरो, ये कट गया। फिर आएगा नाइट्रो, 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 नाइट्रो। अब इसमें बताओ 8 किसके पीछे लगता है? जो नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पीछे। ये तो नेगेटिव है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, बढ़े आगे। बाई विच एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट। अब अपन पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास में, होता है log ऑफ K2 अपॉन K1 बराबर ये अपॉन 2.303 R और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अपने पास में अगर 2 टेम्परेचर अपने को पता है तो आप क्या करोगे? एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो थ्योरी या फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में एलन के मॉडल में दे रखा है, मतलब यहीं से वो लोग क्वेश्चन चुराते हैं। ठीक है, पुराने साल में से। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, कोई बात नहीं। आयरन उसमें इतना % होता है, तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितने होंगे, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज बराबर होता है कम बट्टे ज़्यादा इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज कितना दिया है? 0.33 बराबर कम। कम कौन है? आयरन कम है। कितना है? आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? आयरन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, आपको पता है 50। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसका डबल हो जाएगा, डबल, मतलब कि 58। नहीं नहीं, 58 नहीं होता है, 56 होता है, 56 होता है। इनटू इतने कितने आयरन के मॉलिक्यूल हैं। वैसे आप है ना इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको तो n लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन 67200 इंटू 100। इसको सॉल्व कर देना, n की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि आप तो बायोलॉजी वाले हो, आपको तो वैसे ही पता है कि एक हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 4 पोरफायरिन रिंग होती है। 4 पोरफायरिन रिंग के सेंटर में एक आयरन होता है, हर एक रिंग के सेंटर में एक आयरन होता है, और वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाता है। ये तो आपको ऐसे ही पता है। ठीक है, देखो ये फिर से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन आया है। इसका रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि 4 मोल NH3, 5 मोल O2 और 6 मोल 4 और 5 मोल मिलकर के 6 मोल वाटर और 4 मोल NO बनाते हैं। या फिर 4 लीटर NH3, 5 लीटर O2 मिल करके 6 लीटर वाटर और 4 लीटर NO बनाते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बोल रहा है 1 मोल अमोनिया लिया है और 1 मोल ही ऑक्सीजन लिया है। इसका भी 1 मोल लिया है, इसका भी 1 मोल लिया है, तो पहले कौन खत्म होगा? देखो 1 मोल लिया है, तो जो ज़्यादा चाहिए होता है ना वो पहले कम हो जाएगा। ये तो कम चाहिए, इसके 4 मोल चाहिए। जब इसके 4 खत्म होते हैं ना, तब इसके 5 खत्म हो जाते हैं। मतलब कि आप 2 दोस्त हो, एक 4 रुपये खर्च करता है, तब तक दूसरा 5 रुपये खर्च कर देता है, और आप दोनों को मैंने बराबर पैसे देकर के बाजार भेजा था, तो पहले किसके पैसे खत्म हो जाएंगे? जो ज़्यादा खर्च करता है। आसान तो क्वेश्चन था, मतलब स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन जब मास इक्वल दे दे तो बस सीधी सी बात है, जो ज़्यादा खर्च करेगा वो पहले कंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आज भी है अपने सिलेबस में है, फॉस्फेट किया चार्ज और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इस टाइप के जब स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल आते हैं तब उनकी स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं इसकी, मतलब जो ऑक्साइड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहले फॉस्फोरस है, तो आप क्या करो कि जितने भी ऑक्सीजन है उनको लगा लो। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। कैसे भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले आप सजा के लगाओ या उल्टे पुल्टे लगाओ, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मल चार्ज निकालना है। चलो ऐसे लगा लिए।
उसके बाद में नेगेटिव चार्ज कितने हैं वो बांट लो, 3 लोगों को नेगेटिव मिल गया, जिसको नेगेटिव नहीं मिला उसको डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। ये बन गई स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल चार्ज होता है कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है और वो कितने एटम्स के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव कितना है -3, कितने एटम के बीच में है 4 एटम के बीच में, -3/4 मतलब कि 0.75। नेगेटिव का होगा तो होता अगर तो वो जाता, बट यहाँ नेगेटिव नहीं है तो अपन वही मानेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल बॉन्ड कितने हैं, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3 तो सिंगल और 2 डबल, कितने हो गए 5, कितने एटम के बीच में है 4 के, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 0.125। आसान है इस टाइप के क्वेश्चन, ओके। हाइड्रोजन की रेडियस इतनी है, देन एक्साइटेड स्टेट रेडियस ऑफ विल बी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी कल परसों एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट एक्साइटेड जब भी बोले उससे एक बढ़ा के बोलो, फर्स्ट मतलब कि n बराबर 2, तो n बराबर 1 में आपको रेडियस दी है, n बराबर 2 में आपको निकालनी है। तो वैसे n रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर 0.53 इंटू n स्क्वायर z। तो अगर R2 में निकालनी है तो 0.53 इंटू n कितना बोल दिया 2 का स्क्वायर, z हाइड्रोजन के लिए 1 है, रखिए कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 4 पंजे 20 यानी कि करीब 2.12। आगे आंसर, आसान क्वेश्चन, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इतना, बहुत सारे टॉपिक यहाँ तो हटे हुए ही हैं। ये अनसर्टिनिटी वाला इलेक्ट्रॉन और हीलियम की सिमिलर है, तो अनसर्टिनिटी ऑफ हीलियम इज इतना, देन अनसर्टिनिटी ऑफ, आपको बताना है अनसर्टिनिटी का प्रिंसिपल अगर आपने देखा होगा तो वो क्या बोलता था, हाइजेनबर्ग वाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वस टू NH अपॉन 2 पाई, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता था, याद करो, अनसर्टिनिटी वाला, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ क्या इसमें जेड कहीं आ रहा है, मोमेंटम में, इलेक्ट्रॉन में जेड नहीं आ रहा है, तो जितनी इसमें थी उतनी इसमें ही होगी, इससे ज़्यादा कुछ इसका कंसेप्ट है नहीं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस लिपिड मेटाबॉलिज्म, पहले अपने केमिस्ट्री में लिपिड मेटाबॉलिज्म चलता था, आजकल नहीं चलता है। चलो उसके बाद में है एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी के बारे में अपने को स्टेटमेंट पहचानना है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, वो भी इस साल हटा चुके हैं। देखो कितनी मतलब अजीब सी बात होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हटा चुके। ये फिर आपको सॉलिड स्टेट का हट गया है, ये सरफेस केमिस्ट्री का हट गया है। ये भी सॉलिड स्टेट का है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हट ही चुके हैं। वैसे आप ये बोल सकते हो कि 1998 का पेपर सॉल्व हो चुका है। कल अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो में वो क्वेश्चन होंगे नॉर्मल, जो अभी चल रहे हैं ना वो क्वेश्चन, पेपर नहीं करेंगे, परसों करेंगे फिर 1999 का पेपर। जब जैसे जैसे पेपर बढ़ेंगे ना तो आप सॉल्यूशन देखोगे तो कि पेपर का लेवल किस हिसाब से बढ़ा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, किस ईयर से बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। और आपका कोई भी और सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेन सजेशन ये आता है एक, भैया चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा लो। तो देखो आप है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है आप कंफर्ट जोन में रह रहे हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व तब करने होते हैं जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। जब मैंने चैप्टर पढ़ाए थे आपको तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, आपको पता है 700 400 400 300 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व करवाए थे। अब लास्ट के टाइम पे हैं तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की हैबिट डालनी पड़ेगी, और वो भी मैं आपके 4.5 महीने पहले लेकर के आया हूँ नीट एग्ज़ाम से। इससे बढ़िया क्या होगा, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी कि मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर को पहचानना है और सॉल्व करने हैं। रोज़ के 40-45 क्वेश्चन तो मैं करवा ले रहा हूँ, और इतने ही क्वेश्चन आप कर लो केमिस्ट्री में, बहुत है।